बनते हैं अपने मिश्र धातु या फिर अलॉय बनते हैं। अब देखते हैं कि ये कैटलिस्ट की तरह कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो अपनी पहली रिएक्शन है SO3 का फॉर्मेशन। SO3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, SO2 से ऑक्सीजन बाइंड हो रही है और क्या बन रहा है अपने पास, SO3 बन रहा है। काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि SO3 के निर्माण में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट काम आता है, तो इसका आंसर है वेनेडियम मेटल या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम आता है। सेकंड है अपनी जिगलर-नाटा रिएक्शन। जिगलर-नाटा रिएक्शन के अंदर क्या होती है, एक तरीके की बहुलीकरण अभिक्रिया होती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर एल्कीन का बहुलीकरण होता है। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि समान प्रकार के एक जैसे अणु यानी एक छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर क्या बना लेती है, चेन रिएक्शन के द्वारा एक बड़ी यूनिट बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन या फिर बहुलीकरण, जिसके अंदर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है अपना एज ए कैटलिस्ट काम आता है, जिसे कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है अपनी हैबर विधि। हैबर विधि के अंदर क्या होता है, हैबर विधि अमोनिया निर्माण की विधि है, जिसके अंदर क्या अमोनिया निर्माण की विधि है हैबर विधि, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। और इसमें कौन सा मेटल काम आता है, आयरन मेटल जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम आता है, और मोलिब्डेनम जो है वो आपके उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम आता है। अब उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, जब उत्प्रेरक प्रेजेंट है तो उत्प्रेरक वर्धक की आवश्यकता क्यों होती है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, केवल रिएक्शन के वेग को चेंज करते हैं, रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज करते हैं। वेलोसिटी को चेंज करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वेलोसिटी को बढ़ाएं, यानी कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाएं, ये ज़रूरी नहीं है, ये अभिक्रिया की गति को कम भी कर सकते हैं। उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने में दोनों चीज़ें आती हैं, या तो वो उसकी गति को कम भी कर सकते हैं या उसकी गति को बढ़ा भी सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं वो तो हो गए आपके पॉजिटिव उत्प्रेरक, और जो घटाते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव उत्प्रेरक। और इसके अंदर भी अलग से और चीज़ें आती हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक क्या होंगे, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे। तो अगर अपन इसमें तीसरी रिएक्शन में देखें हैबर विधि के अंदर, जिसमें अमोनिया का निर्माण हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो उसके अंदर आयरन तो क्या है आपके उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, और मोलिब्डेनम क्या कर रहा है, उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम कर रहा है। यानी कि ये मोलिब्डेनम मेटल जो है ये आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, जिससे कि आयरन क्या करेगा, अमोनिया बनने की गति को और भी फास्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जिसमें एडिपिक एसिड बन रहा है। इसके अंदर एक अपने पास एल्कोहल है और एक अपने पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, कीटोन। ठीक है, इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड है और एक है एल्कोहल, जिसके ऑक्सीकरण से क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है 6 कार्बन का, जिसमें अपना कौन सा मेटल काम आ रहा है, अपना काम आ रहा है कॉपर और वेनेडियम। ठीक है, इसके बाद अगली रिएक्शन भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जिसके अंदर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है एल्कोहल से, जिसमें कि अपने काम आ रहा है फेरस सल्फेट, और साथ में काम आ रहा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसे अपन बोलते हैं पेंटोन रिएजेंट। ये एक तरीके की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसके अंदर एल्कोहल से किसका निर्माण हो रहा है, अपने एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है, और पेंटोन रिएजेंट काम आ रहा है, जिसमें है अपने आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके बाद है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसके अंदर अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसके अंदर अपन देखते हैं कि अपचयन विभव के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, या फिर रेडॉक्स विभव के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो एटम ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, आपके मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जैसे मेटल में से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो मेटल पर कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसमें मेटल का तो क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, यानी कि केवल मेटल था तब तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 0। इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितनी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 हो गई।
तो यहाँ मेटल का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये दूसरों का क्या करेंगे, दूसरों का करेंगे ये रिडक्शन, ठीक है। जिसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया अगर साथ में होती है तो क्या बोलते हैं, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें मेटल का तो होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें से और मेटल दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर देते हैं, उनका अपचयन कर देते हैं। इसके बाद आता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टेबिलिटी। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा परिवर्तनशील होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। जैसे अगर अपन देखें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा 3D श्रेणी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन किसकी पाई जाती है, यानी किसकी सबसे अधिक क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो उसका आंसर है मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज में +2 से लेके +7 तक हर तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से स्कैंडियम में अपन देखेंगे +2 और +3 होती है, टाइटेनियम में +2, +3, +4 होती है। इसी तरीके से वेनेडियम में +5 तक होती है, क्रोमियम में +6 तक होती है, मैग्नीज में मैक्सिमम +7 तक हो सकती है, आयरन में वही फिर कम होती जाएगी +6, कोबाल्ट में +5, निकल में +4, कॉपर में +3 और जिंक में +2 तक होती है। इस तरीके से इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं।